नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम पढ़ने वाले हैं एक्ट के बारे में, जो कि फूड सिक्योरिटी वाला जो ऑफिसर का एग्जाम होने वाला है, यानी कि जिसको आप फूड इंस्पेक्टर बोलते हैं या खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक। तो उस पेपर में आने वाला एक एक्ट था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का। इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल पढ़ा था, शुरुआती एक वीडियो मेरी आई थी, फिर कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से नहीं आ पाई थी, तो उसी को हम आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा रिवाइज कर ले। धारा 1 से लेकर धारा 12 तक लगभग मैंने करवाया हुआ था, तो थोड़ा सा हम पहले रिवाइज करेंगे। हम लोग पढ़ किसको रहे हैं? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को। तो उसका धारा पहले रिवाइज करते हैं, फिर आगे का मैं करूंगी, जिससे आप लोग को थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, बाद में भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। उसमें लिखा भी होगा NFSA पार्ट 1 वगैरह लिखा होगा, आप उसमें देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो बिल्कुल लाइक शेयर करिएगा, कमेंट भी करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि इससे रिलेटेड जो MCQ है वो भी सर के द्वारा करवाया जाएगा। कल से MCQ सेशन जो है शुरू रहेगा, मतलब कल यानी कि आपका 15 जो फरवरी है वहां से आपको मिल जाएगा पूरा। और एक चीज और याद रखिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 था, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, 5 जून 2013 से पूरा लागू है संपूर्ण भारत पर ये। तो इसका पहला अध्याय था प्रारंभिक, जिसमें 2 धाराएं थी। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में जानकारी थी। धारा 2 जो बताता था विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं को। यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, परिभाषाओं से हो सकता है आपको क्वेश्चन बन जाए। विस्तार, संक्षिप्त नाम, इससे क्वेश्चन भी बन सकता है। अध्याय 2 हमने पढ़ा था खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध, जो अलग अलग आपका हकदारियां है उनके बारे में। जैसे धारा 3 क्या बताएगा? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र जो गृहस्थियों के व्यक्तियों द्वारा जो सहायता प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है उसको बताएगा। धारा 4 बताएगा गर्भवती स्त्री और स्तनपान करने वाली स्त्री, यानी कि गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान करने वाली माताओं का जो पोषाहार सहायता है वो आएगा। धारा 5 14 वर्ष, 14 वर्ष मतलब 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को पोषाहार संबंधी आवश्यकता की हकदारियां। धारा 6 क्या बताएगा? तो धारा 6 बताएगा कुपोषणग्रस्त, मतलब राज्य सरकारें स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से ऐसे बालकों को जो कुपोषणग्रस्त है उनका पहचान करेगी और निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएगी। तो आप जो छोटा छोटा पॉइंट है ना, जैसे ये गृहस्थी हो गया, इसमें गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिला, 14 वर्ष, उसके अलावा कुपोषण, इसको आप ना की पॉइंट के रूप में धारा के साथ याद रखिएगा, तो आपको धारा याद करने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद धारा 7 में आते हैं, तो हकदारियों के लिए स्कीमों का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा विहित नियमों के अनुसार होगा, तो इसको भी याद रखिएगा। क्रियान्वयन कौन करेगा? तो राज्य सरकार, और नियम कौन बनाएगा? तो आपका केंद्र सरकार, याद रखना। तो अध्याय 3 खाद्य सुरक्षा भत्ता की बात करता है। अगर मान लीजिए उपरोक्त जितने भी हमारे हकदार हैं उनको हम क्या नहीं दे पाए, खाद्य सुरक्षा हेतु खाद्यान्न की सुविधा उपलब्ध ना करा पाए, तो हम क्या देंगे? खाद्य सुरक्षा भत्ता देंगे, यानी कि उसके बदले हम पैसे देंगे। ये धारा 8 बताती है। धारा उसके बाद जो है अध्याय 4 आता है, पात्र जो गृहस्थी है उनका पहचान कैसे करेंगे, तो ये अध्याय 4 से शुरू होता है। तो धारा 9 10 इसमें शामिल है, जिसको हम देखते हैं, और 11 ये भी आएगा। इसमें 3 धाराएं आपको दिखेंगी। तो धारा 9 बताती है लक्षित जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जन समुदाय को लाना है, पहला चीज। धारा 10 में फिर क्या करना है हमको? राज्य सरकार द्वारा एक मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किया जाएगा और जितने भी गृहस्थियां है पहचान उनको करे जाएगी। फिर धारा 11 क्या बताएगी? जितने भी पहचान किए गए गृहस्थी होंगे उनकी सूची सार्वजनिक क्षेत्र में लाएगी और प्रदर्शित करेगी। उसके बाद फिर अध्याय 5 हमने पढ़ा था, जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार की बात करेगा। तो धारा 12 जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार की व्यवस्था का उपबंध करेगा। तो कुछ हमने इतनी धाराएं जो है पढ़ के रखी थी धारा 12 तक, तो एक रिकॉल है इसका। इसके बाद धारा 13 से आज का ये पूरा वीडियो पे हम लोग इतने डिटेल से पूरा पढ़ने वाले हैं। क्लासेस लंबी हो सकती है, मैं पहले से बता रही हूँ, लेकिन जैसे ही आप जो है CGPSC का, ACF का यदि पैटर्न देख रहे होंगे या व्यापम का पैटर्न देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कितना डीप ये घुसता है। तो पूरा डीप से अध्ययन करेंगे। यदि आप जो है अच्छे से पेपर देना चाहते हैं तो पूरा आप वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चलिए हम लोग अब शुरू करेंगे हमारे आगे के सेशन को, जो धारा 13 से शुरू होगा। तो थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं पेज बदल लेती हूँ। अब हम लोग को देखना है अध्याय 6, यानी कि महिला सशक्तिकरण के आगे से देखेंगे। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या हम लोग को मिलने वाला है।
तो अध्याय 6 में जो हमारा महिला सशक्तिकरण है, तो पहले तो हमारा धारा 13 आती है, तो उसी की हम बात करेंगे। जैसे हमारा धारा 13 बोलता है, राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्रियों का गृहस्थी का मुखिया होना। कहने का तात्पर्य यह है कि राशन कार्ड उन्हीं मुखिया पे जारी किए जाएंगे जिनका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है। ये कौन होनी चाहिए? तो महिला मुखिया होना चाहिए। क्यों किया गया? ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सके। धारा 13 में मतलब याद रखिएगा, आपको क्या याद रखना है? 18 वर्ष की महिला मुखिया। अब इसमें बताया क्या क्या है, पढ़ते हैं प्रावधानों को। पहले आप धारा याद करिए, उसके बाद प्रावधान को एक बार पढ़िए। आपको वो जो है जब रिकॉल करोगे आप, तो अपने आप ही कूट वाले क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें याद रखिएगा, मान लीजिए 18 वर्ष के कम है तो उसको हम गृहस्थी नहीं बना सकते मुखिया में, लेकिन हम 18 वर्ष से अगर अधिक है तब क्या बना सकते हैं? उसको गृहस्थी बना सकते हैं। तो यही बात बोलता है धारा 13 की, जो एक जो है उपधारा उसमें बताती है। फिर जो धारा जो 13 है उसकी उपधारा 2 क्या बताएगी कि किसी गृहस्थी में किसी समय कोई स्त्री या 18 वर्ष उससे अधिक आयु की स्त्री नहीं है, किंतु 18 वर्ष से कम आयु की महिला सदस्य है, वहां गृहस्थी का वरिष्ठ जो पुरुष है सदस्य राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी का मुखिया होगा, और महिला सदस्य 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ऐसे राशन कार्डों के लिए पुरुष सदस्य के स्थान पर गृहस्थी की मुखिया बन जाएगी। कहने का मतलब ये है कि मान लो जो महिला है वो वहां पे क्या है, 18 वर्ष की नहीं है किसी भी घर में, तो क्या करेंगे हम? वरिष्ठतम जो पुरुष रहेंगे पहले उनको हम क्या बनाएंगे? उसका मेन जो है मुखिया बनाएंगे आपका राशन कार्ड का। जैसे ही वहां से उस परिवार से कोई भी लड़की है या कोई भी महिला है वो 18 वर्ष की हो जाएगी, तो हम उस पुरुष को हटा के क्या करेंगे? उस जो महिला है उसको हम मुखिया बना देंगे, या राशन कार्ड में होगा। ये धारा जो 13 है उसका दूसरा पॉइंट है। थोड़ा सा मेरा आवाज का दिक्कत है तो रुक रुक के थोड़ा बोलना पड़ रहा है, उसको थोड़ा सा माफ करिएगा भी। चलिए आगे, जैसे अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा कर दीजिएगा, और आप सब्सक्राइब भी नहीं किए होगे तो भी कर दीजिएगा बिल्कुल। और 8 बजे रात को एमसीक्यू के लिए जरूर जुड़िएगा, 15 तारीख से एमसीक्यू जो है शुरू हो जाएगा। चलिए आते हैं अध्याय 7 जो शिकायत निवारण प्रणाली की बात करता है। धारा 14 इसमें आता है, जिसमें आंतरिक शिकायत का जो निवारण तंत्र है उसके बारे में बताएगा कि प्रत्येक जो राज्य सरकार होगी एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र, जिसके अंतर्गत क्या आएंगे? कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, नोडल अधिकारियों का जो है जो उनके एजेंसियां रहेंगी उनको हम क्या करेंगे? इसमें पदाभिहित करेंगे। उसके अलावा ऐसे तंत्र जो भी विहित किए जाएंगे सभी को स्थापित करेंगे। तो आपसे क्या पूछ सकता है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना किस धारा के अधीन की गई है, या आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र जो धारा 14 में प्रावधान है उसके अंतर्गत कौन कौन से शिकायत निवारण तंत्रों को शामिल किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए। कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, नोडल अधिकारी, ये सभी किसके अंतर्गत है? तो राज्य सरकार। इन सबको क्या किया जाएगा? ये सभी को पदाभिहित करेंगे। उसके बाद धारा 15 जिसमें पता चलेगा हमको क्या? जिला में एक शिकायत निवारण अधिकारी के बारे में। तो क्या बता रहे हैं? राज्य सरकार ही करेगा इसको भी। प्रत्येक जिले के लिए जो अध्याय 2 के अधीन हकदार है, जो हम बात करते हैं गर्भवती शिशुवती वाला, या फिर आपका 14 वर्ष के बालकों का या कुपोषित बालकों का, तो उन सभी हकदार को देखते हुए क्या करेगा? खाद्यान्नों और भोजन के वितरण संबंधित जो विषय है उनमें जितने भी व्यथित व्यक्ति हैं, जो परेशान हो चुके व्यक्ति हैं, उनके शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए क्या करेगा? अधिनियम के अंतर्गत एक अधिकारी का नियुक्ति करेगा, जो कौन रहेगा? जिला शिकायत निवारण अधिकारी होगा। तो नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। जो भी व्यथित लोग रहेंगे, जितने पात्र हितग्राही, उनका तीव्र और प्रभावी निवारण किया जा सके तो जिला शिकायत निवारण अधिकारी हम स्थापित करेंगे। दूसरा पॉइंट उसी का बोलता है, जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में जो भी नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी रहेंगे उनके लिए अहर्ताएं और शक्तियां क्या होंगी? तो जो राज्य सरकार विहित करेंगी। मतलब कैसी शक्तियां होनी चाहिए, क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए, ये भी धारा 14 में हमें मिलता है। जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की जो पद्धति है और उसके संबंध जो उसके निबंधन और शर्तें होंगे वो राज्य सरकार द्वारा भी ही क्या करे जाएंगे? विहित किए जाएंगे। राज्य सरकार क्या
करेगी, जिला शिकायत निवारण अधिकारी और जो भी कर्मचारी हैं उनके वेतन भत्तों के संबंधी भी क्या करेगी, उपबंध करेगी, जो भी उनको जरूरत पड़ेगा पूरा उपबंध करेगी। उसके अलावा जो इसमें उपधारा 5 दिख रही है, इसमें क्या बता रहा है, जो उपधारा 1 में निर्दिष्ट अधिकारी है यानी कि हमारा जिला का जो अधिकारी रहेगा वो क्या करेगा, हकदार खाद्यान्नों या भोजन वितरित न किए जाने की दशा में जो भी शिकायतें आएंगी उन शिकायतों को बाकायदा सुनेगा, निवारण के लिए जो है ऐसी रीति या समय से जो कि राज्य सरकार ने पहले से तय किया हुआ है आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा। ऐसा कोई भी शिकायतकर्ता अथवा प्राधिकारी या फिर जो भी अधिकारी है जिनके विरुद्ध जो है यहाँ पे आदेश जो है पारित किया गया है, मतलब शिकायतकर्ता के विरुद्ध में या जो है शिकायत मतलब आदेश आ गया या प्राधिकारी के विरोध में हमने कोई आदेश पारित किया है या जिला का जो अधिकारी है वो पारित किया है कोई भी आदेश, तो यहाँ पे अगर व्यक्ति असंतुष्ट है, चाहे शिकायतकर्ता हो चाहे कोई अधीनस्थ अधिकारी हो, तो वो क्या कर सकता है, फिर जो आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग के पास जाकर क्या कर सकता है, अपील फाइल भी कर सकता है। ये बात भी हमको पता चल जाती है। फिर आता है उपधारा 7 जिसमें बताया है उपधारा 6 के अधीन जो अपील रहेगा वो ऐसी रीति और समय से होगा जो कि राज्य सरकार विहित करेंगे, मतलब पूरा प्रोसेस जो है राज्य सरकार डिसाइड करके दे देगी। ये धारा 15 में पूरी चीजें दी है, अगर मैंने माफ करिएगा धारा 14 बोल दिया होगा तो जिला जो शिकायत निवारण अधिकारी है वो धारा 15 के अधीन आएगा। धारा 14 में क्या है, शिकायत निवारण तंत्र है, और धारा 13 क्या पढ़े हमने, महिला सशक्तिकरण। तो 13, 14, 15 ये 3 पढ़े। आते हैं धारा 16 के अधीन हम बात करते हैं राज्य खाद्य आयोग की। अगर आप लोगों जो है मेरा पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा राज्य खाद्य आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। जल्दी जल्दी कमेंट करिए कौन है अध्यक्ष, आपको तुरंत जो है यहाँ पे आना चाहिए आंसर, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है। चलिए राज्य खाद्य आयोग की बात करते हैं। राज्य सरकार, याद रखिएगा राज्य सरकार, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना करनी है तो कौन करेगा, राज्य सरकार। अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन करने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए या पुनरावलोकन करने के लिए क्या करेगा, एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगा। अब ये गठन किया आयोग है यानी कि इसमें अलग अलग सदस्य होंगे, तो किन किन से मिलकर बनेगा, एक अध्यक्ष होगा, 5 अलग सदस्य होंगे, उसके अलावा सदस्य सचिव, सचिव के रूप में एक सदस्य होंगे, जो राज्य सरकार का उस सरकार में जो संयुक्त सचिव है उससे अनिम्न पंक्ति का अधिकारी होगा, मतलब संयुक्त सचिव के बराबर का अधिकारी होगा, उससे निम्न नहीं हो सकता। तो अध्यक्ष, 5 सदस्य, कितने हो गए, 6 और एक सचिव 7, टोटल 7 सदस्य हमको दिख रहे हैं। इसमें भी आपको कम से कम 2 स्त्रियां होना अनिवार्य है, चाहे अध्यक्ष के रूप में करो, चाहे सदस्य में करो, चाहे सचिव के रूप में करो, मतलब उन 7 में 2 जो है महिलाओं का होना आवश्यक है। उसके अलावा उसमें एक व्यक्ति ऐसा होगा जो अनुसूचित जाति का और एक व्यक्ति ऐसा होगा जो अनुसूचित जनजाति का होगा। अब वो अध्यक्ष, सदस्य, सचिव हो सकता है या वो दोनों महिलाएं भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें एक व्यक्ति एसटी एक एससी होना जरूरी है, 2 महिलाएं होना जरूरी है। अगर आपने जो है महिलाओं को एसटी एससी से लिया है तो फिर आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, बाकी आपके सदस्य को आप जस के तस ले सकते हो। पर ऐसा जो 7 सदस्य में ये जो चीजें जो है शर्तें होना आवश्यक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये भी याद रखिएगा एसटी और एससी दोनों होना है ना, एसटी या एससी नहीं दिया है। थर्ड पॉइंट है 16 का, अध्यक्ष और जो सदस्यों की नियुक्ति है उसके लिए कैसे व्यक्ति होंगे, तो ये देख लीजिए। पहला बता रहा है जो अखिल भारतीय सेवाओं या संघ या राज्य के किन्हीं अन्य सिविल सेवाओं के सदस्य हैं या फिर वो रह चुके हैं या जो संघ राज्य अधीन कोई सिविल पद ऑलरेडी धारण किए हुए हैं या जिन्हें कृषि हो गया, सिविल आपूर्ति हो गया, पोषण स्वास्थ्य के क्षेत्र में या इससे संबंधित किसी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा की नीति बनाने का या प्रशासन का अनुभव हो, मतलब या तो संघ लोक सेवा आयोग का अधिकारी हो या राज्य लोक सेवा का अधिकारी हो, कोई पद धारण किया हो या पहले रह चुका हो या फिर किसी भी सेक्टर में जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हो उनमें नीति बनाने का या प्रशासन का अनुभव हो, वो सभी इसमें नियुक्ति के पात्र होंगे, अध्यक्ष और जो आपका सदस्य होंगे। जो सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति है जिनको कृषि हो गया, विधि हो गया, मानव अधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य संबंधी नीति या लोक प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव हो, यानी कि जिनको जो एक्सपीरियंस्ड जो पर्सन होते हैं, काफी ज्यादा इनमें काम किए रहते हैं, हम इनको भी अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में ले सकते हैं। या इनके पास जिनके पास निर्धनों के लिए खाद्य और पोषण संबंधी अधिकार में सुधार लाने के लिए कोई कार्य का प्रमाणित रिकॉर्ड हो, यानी कि ऐसे कार्य में कुछ रिकॉर्ड उन्होंने बनाया हो
जो कि खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों को सुधार ला सकते हैं, तो भी हम उनको अध्यक्ष सदस्य की पदों पर नियुक्ति कर सकते हैं। चौथा पॉइंट बताता है अध्यक्ष और जो प्रत्येक सदस्य है उस तारीख से जिसको अपना पद ग्रहण करते हैं 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पद धारण करेगा। मतलब 5 वर्ष क्या होगी, उसकी कार्यकाल होगा, याद रखिएगा। और वह पुनः नियुक्त भी हो सकता है अगर चाहे तो, परंतु कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात पद धारण नहीं कर सकता। यानी कि 5/65 याद रखिएगा, 5 वर्ष अधिकतम या 65 वर्ष की उम्र होने तक। लेकिन इसको पुनर्नियुक्ति की जो है अनुमति होगी। अगर 65 वर्ष नहीं हुआ तो पुनः नियुक्त कर सकता है अगर राज्य सरकार चाहे तो। आते हैं 5वां पॉइंट इसी में, राज्य आयोग का जो अध्यक्ष रहेगा और अन्य सदस्य और सदस्य सचिव, इनकी जो नियुक्ति की पद्धति है, निबंधन है, शर्तें हैं जिनके अधीन रहते हुए उनकी नियुक्ति की जा सकेगी, ये क्या, और ये याद रखिएगा राज्य आयोग की जो बैठकों का समय है, ये स्थान, प्रक्रिया है, यानी कि जैसा गढ़पूर्ति है या किस जगह पे होगा, कब वो समय होगा, ये पूरी शक्तियां राज्य सरकार के जो अनुरूप ही होंगे। मतलब चाहे उनका आप भर्ती करो, उनको वेतन दो, उनके संबंधी कोई भी शर्त हो, या उनका बैठक हो रहा है, वो किस प्रक्रिया से काम कर रहे हैं, पूरे राज्य सरकार द्वारा विहित किए गए होंगे। उसके बाद राज्य आयोग के कृत्यों का जिम्मा, ये यहाँ पे आपको बताया गया है, उपधारा 6 में आपको दिख रही है। देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो बोल रहा है राज्य के संबंध में इस अधिनियम के क्रियान्वयन को मॉनिटरिंग करना, उसका मूल्यांकन करना क्या होगा, ये राज्य खाद्य आयोग का कार्य होगा। उसके अलावा अध्याय 2, यानी कि मैं बार बार नहीं बताऊंगी कौन आ रहा है, उसमें आप पढ़ चुके हो। अध्याय 2 में जितने भी हकदारिये हैं उनके लिए अतिक्रमण अगर कोई कर रहा है उनके हकों का, तो क्या करोगे, स्वप्रेरणा से या शिकायत अगर प्राप्त हो रहा है तो आप उस पर जांच करोगे, यानी कि जो आयोग है वो जांच करेगा। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह भी दे सकता है, एक प्रकार की सलाह सहकारी संस्था भी है। व्यष्टियों को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट उनके हकदारियों तक पूर्ण पहुंच बनाने के लिए समर्थ बनाने के संबंध में खाद्य और पोषण संबंधी स्कीमों का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को सुसंगत सेवाओं के परिदान में अंतर्वलित उनके अभिकरणों, स्वायत्त निकायों और गैर सरकारी संगठनों को सलाह देना। इतने लंबे चौड़े लाइन का एक ही बात है, अगर हमको कोई स्कीम का क्रियान्वयन करना है जो गवर्नमेंट ने निकाला है, तो हमको गवर्नमेंट से जुड़े हुए उनके एजेंसी को, उनके निकायों को, या कोई भी गैर सरकारी संगठन है उनको ये सलाह दे सकती है कि आप क्या करो, खाद्य और पोषण संबंधी स्कीमों का इस प्रकार क्रियान्वयन करो। फिर जिला शिकायत निवारण जो अधिकारी होगा के आदेशों के विरुद्ध अगर कोई अपील हो रही है तो भी हम क्या करेंगे, उस पर इसमें जो आयोग है वो सुनवाई करेगा। धारा 15 में आपको दिखा होगा जिला शिकायत निवारण अधिकारी, तो उनके विरुद्ध जो अपील आएंगे उनका भी सुनवाई करेगा। वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार करेंगे और कहाँ रखवाएंगे, राज्य द्वारा ये विधानमंडल में रखवाया जाएगा, वहां पे फिर ये इस पर क्या होगा, चर्चा होगा। इसी का पॉइंट है। और देख लीजिए 7वां जो उपधारा है, उस पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, हल्का सा मैं नीचे कर देती हूँ, हो सकता है ये छुप जाए। राज्य सरकार राज्य आयोगों को उतने प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराएगी जिससे वह उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे। मतलब खाद्य आयोग में उतने ही कर्मचारी होंगे जो राज्य आयोग देखेगी कि कितना जरूरी है। उसके बाद उपधारा 8 ही है, अभी तक 16 ही चल रहा है हमारा। जो उपधारा 7 के अधीन जो कर्मचारी है उनके लिए अगर आपको नियुक्ति करना है, वेतन भत्ते देखना है या सेवा शर्तें, ये सभी राज्य सरकार ही विहित करेंगे। अब राज्य सरकार ऐसे अध्यक्ष और सदस्य के पद पर हटा भी सकती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपको धारा 6 में कर्तव्य दिख रहे हैं और कर्तव्य का पालन ढंग से नहीं किया तो आपका जो धारा 16 की जो उपधारा 6 का जो कर्तव्य है उसका पालन नहीं किया तो क्या करेगी, धारा 16 के अंतर्गत जो उपधारा 9 है, धारा 16 की उपधारा 9वां पॉइंट दिया है, मतलब वो उपधारा है, बार बार नहीं बोलूंगी, 9वां पॉइंट समझिए। क्या बोलेगा, उपधारा है ये 9वां, कि हम जो है आपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो हम क्या करेंगे, आपको हटा देंगे। तो कैसे हटाएंगे, यदि आप क्या हो, दिवालिया हो या दिवालिया अधिनिर्णित किए गए हो। याद रखिएगा, आप जो आयोग का अध्यक्ष है, सदस्य, उसको हम दिवालिया होने पे हटा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति दिवालिया है या नहीं, या कोई भी कर्मचारी या कोई भी अधिकारी दिवालिया है या नहीं, ये हमेशा कोर्ट डिसाइड करती। कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता कि सामने वाला क्या है, दिवालिया है। जो सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप में असमर्थ है, तो हमारे किस काम का वो, ये जो है उपधारा 9 में ये बताएगी। जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है जिससे राज्य सरकार की राय में
नैतिकता जो है, मतलब नैतिकता का एक प्रकार से उल्लंघन हो, ठीक है, अधम हो उनका कार्य, जिससे ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया जिससे सदस्य के रूप में उनके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, मतलब ज्यादा पैसा कमा रहे गलत तरीके से तो भी हटा सकती है, ये धारा 16 की उपधारा 9 बोलती है। उसके अलावा अपने पद पर दुरुपयोग कर रहा है तो भी हम क्या कर सकते हैं, उनका पद पर बने रहना लोकहित के लिए सही नहीं है तो भी राज्य सरकार उसको हटा सकती है। फिर 10वां पॉइंट है, ऐसे किसी भी अध्यक्ष या सदस्य को जो उपधारा 9 के खंड घ और अंगा में बताया गया है कि अधीन तब तक नहीं हटाया जा सकेगा जब तक मामले के सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर ना दे दिया जाए। मतलब मान लीजिए हमको पता चल रहा है कि उसने वित्तीय कुछ हित अर्जित किया है, मतलब पैसा जो है बनाया है, या ऐसा पता चल रहा है कि अपने जो है पद का दुरुपयोग कर रहा है। उपधारा 9 में ये घ और अंगा पॉइंट जो आप पढ़ रहे हो ये दोनों आ गया, शिकायत तो आया, पर जब तक हम सामने वाले को सुनवाई का अवसर ना दे दे, सामने वाले को अपने पक्ष का रखने का अवसर ना दे, हम पूरा तरीके से निर्णय ना ले लें कि सही क्या है गलत क्या है, तब तक हम उनको पद से नहीं हटा सकते। तो यही पॉइंट बोल रहा है अवसर का दिया जाना, याद रखिएगा धारा 16 का ये 10वां पॉइंट है। आते हैं धारा 17 में, थोड़ा सा जो है वीडियो स्लो होगा, बोलने का मेरा थोड़ा सा अभी ज्यादा बात करने के लिए मना किया गया है मेरे को, क्योंकि थोड़ा सा थ्रॉट का इशू हुआ था इन्फेक्शन का, तो धीरे धीरे ही मैं करा रही हूँ। आप पॉइंट को समझते जाइए, आपको एक बार पॉइंट और पढ़ोगे तो आपको पूरा रिकॉल हो जाएगा। आते हैं धारा 17, राज्य आयोग के अध्यक्ष सदस्य के बारे में बता रहे हैं कि सदस्य सचिव अन्य कर्मचारी के जो वेतन है भत्ते हैं, राज्य सरकार अध्यक्ष अन्य सदस्य सचिव या जो भी कर्मचारी है उनके वेतन भत्तों के संबंध में तथा राज्य आयोग के उचित कार्यकरण के लिए जो भी प्रशासनिक व्यय है उपबंध करेगी। ये इतना पॉइंट को एक साथ करिएगा। इसमें राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष सदस्य सचिव और अर्व कर्मचारी के वेतन और भत्ते, इस पूरे पॉइंट को ना एक हाईलाइटेड रखिएगा, इसको फिर बाकी को ध्यान रखिएगा। इनके जो भी वेतन भत्ते जो भी चीजें हैं वो सब राज्य आयोग क्या करेगी, जितना उनको उचित लगेगा वो उपबंध करेगी। धारा 18 बोलता है राज्य आयोग के रूप में कार्य करने के लिए किसी आयोग या निकाय को अभिहित किया जाना। कौन सा आयोग निकाय जो है अभिहित किया जाएगा, तो राज्य सरकार चाहे तो आवश्यक समझे तो अधिसूचना द्वारा यह कार्य कर सकती है कि किसी आयोग को अभिहित करे। तो इसमें पॉइंट क्या है, किसी कानूनी आयोग या निकाय को ही ये कर सकती है। और धारा 16 में जो भी निर्दिष्ट राज्य आयोग की शक्तियों का प्रयोग और उनके कृत्यों का पालन करने के लिए भी अभिहित करेगा। मतलब अगर धारा 18 के अधीन वो किसी भी कानूनी आयोग को लाया कि आप राज्य खाद्य आयोग के जैसे काम करो, तो धारा 16 के अधीन जितने भी उनके शक्तियां दिए हैं, कर्तव्य दिए हैं, उनके पालन करने के लिए भी निर्देश राज्य जो है अधिसूचना द्वारा दे सकती है संबंधित आयोग को। धारा 19 क्या बताती है, संयुक्त राज्य खाद्य आयोग, ये देखते हैं नया कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो धारा 16 के उपधारा 1 के अधीन किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार के अनुमोदन से 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हम क्या बना सकते हैं, एक संयुक्त राज्य खाद्य आयोग। कैसे समझ सकते हो, जब जो हमारा राज्य का विधानमंडल है, जैसे पीएससी में सुना होगा आपने ज्वाइंट पीएससी, राज्य क्या करते हैं, कुछ राज्य जिनको पीएससी नहीं लेना होता, 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर अपने विधानमंडल में संकल्प पारित करके संसद को दे देते हैं कि आप जो हो संयुक्त रूप से हमारा क्या करो, पीएससी का एक बना दो। तो ज्वाइंट पीएससी काम करने लगता है। जैसे अभी पंजाब और हरियाणा, ये दोनों के लिए संसद ने नियम बना दिया है ज्वाइंट पीएससी का, लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है आपका कि पहले आप दोनों विधानमंडल संकल्प दे, सहमति दे, फिर संसद उस पर काम करती है। तो वैसे ही संयुक्त राज्य खाद्य आयोग जब बनाना होगा तो राज्य का जो विधानमंडल है बोल दो, या राज्य जो है सरकार जो है ऐसा अनुमोदित करके देगी संकल्प वगैरह, और ये इस पर केंद्र सरकार क्या करेगी, फिर 2 राज्यों के लिए एक ही क्या कर देगा, संयुक्त राज्य खाद्य आयोग का जो है निर्माण कर देगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य खाद्य आयोग धारा 19 के अधीन, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत। फिर आते हैं धारा 20, जांच से संबंधित शक्तियों के बारे में बताया गया है। राज्य आयोग को धारा 16 की उपधारा 6 के खंड ख और अंगा में निर्दिष्ट किसी विषय की जांच करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 के अधीन किसी वाद का विचार
विचारण करते समय सिविल न्यायालय को होती है। इसका मतलब राज्य आयोग एक न्यायिक आयोग की तरह भी कार्य कर सकता है और उसको हम सारी शक्तियां भी देंगे जो कि सिविल न्याय प्रक्रिया संहिता जो हमारे पास है उसमें जैसे सिविल न्यायालय की होती है सेम वैसे ही। अब ये क्या क्या हो सकती है शक्तियां? किसी व्यक्ति को समन करना है, हाजिर कराना है या शपथ पर उसकी परीक्षा करना है, ये पूरा काम राज्य आयोग कर सकता है यानी कि खाद्य आयोग। किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण करना या पेश किया जाना, शपथ पत्रों पर जो साक्ष्य ग्रहण करना है, ये सारे कार्य कर सकता है। उसको किसी न्यायालय के अधीन जाने की जरूरत नहीं है, वो एक प्रकार के न्यायालय के जैसा काम कर सकता है। तो किसमें आएगा? धारा 20 के अधीन। याद रखिएगा। आगे और है इसमें 2 पॉइंट, जैसे किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना। मतलब कोई भी न्यायालय या कार्यालय से अगर वो खाद्य से मामला जुड़ा हुआ है तो लोक अभिलेख वो प्राप्त कर सकता है, मंगवा सकता है। उसके अलावा समस्त जो साक्षी हैं या दस्तावेज हैं उनकी परीक्षा के लिए भी एक कमीशन निकाल सकता है। कमीशन निकालना मतलब पैसा इकट्ठा कर सकता है, यानी कि राज्य से मांग कर सकता है सबको परीक्षण करने के लिए। उसके बाद धारा 20 का जो उपधारा 2 है, राज्य आयोग किसी भी मामले को उसका विचारण करने की अधिकारिकता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेसित करने की शक्ति प्राप्त रखता है। ऐसा मजिस्ट्रेट जिसको ऐसा मामला अग्रेसित किया जाता है जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद की उसकी सुनवाई करेगा, मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा जो है 1974 का 2 की धारा 346 के दिन उसको अग्रेसित किया गया। मतलब राज्य आयोग ने मान लीजिए किसी मामले को विचारण करने के लिए, जैसे कोई स्पेशल है जिसका अधिकार क्षेत्र है मजिस्ट्रेट का कि वो उसी मामले पे सुनवाई कर सकता है, और राज्य आयोग को लगता है कि संबंधित मजिस्ट्रेट को हम क्या कर सकते हैं, ये मामला भेज देते हैं, तो पूरी सुनवाई का अधिकार उस मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन ही रहेगी, पूरा वो सुनवाई को देख सकता है। धारा 21 बताती है रिक्तियों आदि के संबंध में राज्य आयोग की कार्यवाहियां का अविधि मान्य होना। अविधि मान्य मतलब अगर राज्य आयोग ने कोई ऐसा कार्य किया है तो हम उसको चैलेंज नहीं करेंगे। तो इस प्रकार के दिखाता है, जैसे क्या है, राज्य आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है तो इस पर भी हम क्या करें, ये कार्यवाही अविधि मान्य होगी, आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते। राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में अगर त्रुटि लग रहा है तो भी आप सवाल नहीं उठा सकते। उसके अलावा राज्य आयोग की प्रक्रिया में ऐसी अनियमितता है जो मामलों में गुणागुण प्रभाव नहीं डालती तो भी आप इस पे नहीं वो कर सकते। ये सभी जो है अविधि मान्य नहीं होंगे, मतलब सभी के सभी क्या होंगे, विधि मान्य होंगे, आप किसी को भी गलत नहीं ठहरा सकते। धारा 21 बोलती है। आते हैं अध्याय 8, यहां से शुरू होगा हमारा खाद्य सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार की जो बाध्यताएं हैं, मतलब केंद्र सरकार क्या यहाँ पे उपबंध कर रही है, ये अध्याय 8 से शुरू होगा जो धारा 22 से शुरू होता है। तो यहाँ पे देखते हैं धारा 22 को, केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय पूल से खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा का राज्य सरकारों को आवंटन किया जाना। मतलब केंद्रीय पूल से राज्य सरकारों का आवंटन अगर आप की पॉइंट के रूप में याद करें तो किस में आएगा, धारा 22 में आएगा। इसकी उपधारा को पढ़ते हैं। मतलब पहला पॉइंट, केंद्र सरकार जो पात्र गृहस्थी है या व्यक्ति है उनको खाद्यान्नों के नियमित प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि उनको नियमित रूप से उसका प्रदाय किया जाए खाद्यान्नों का, इसको सुनिश्चित करने के लिए जितने भी धारा 3 के अधीन हकदारी है उनके अनुसार, और अनुसूची 1 में बताया गया है कौन कौन होंगे हकदारी। तो मैं अनुसूची को अलग से एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगी, या तो आप क्या कर लेना, अधिनियम से पढ़ लेना, वो अधिनियम में मैं डाल दूंगी टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये पूरा जो कीमत है उसके बारे में बताया गया है अनुसूची 1 में कि किस खाद्यान्न का कितना कीमत होगा। तो इससे संबंधित जो भी रहेगा उसके आधार पर केंद्र सरकार क्या करेगी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जो है खाद्यान्न पूल से राज्य सरकारों को आवंटित करेगी और राज्य सरकारों जो है उसको प्राप्त करके लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। उसके अलावा आपको मिल रहा है इसमें केंद्र सरकार धारा 10 के अधीन प्रत्येक राज्य में जो पहचान किए गए गृहस्थी है या व्यक्ति है उनके अनुसार ही खाद्यान्न को आवंटित कर सकेगी। केंद्र सरकार धारा 4, 5 और 6 के अधीन जो हकदारी है उनके संबंध में जो पात्र लोग हैं उनके व्यक्तियों के लिए अनुसूची 1 के अधीन जो कीमत है उसी के आधार पर राज्य सरकारों को क्या देगी, खाद्यान्न देगी, और राज्य सरकार उसको जो है आपको जो सहकारी समिति जो बांटती है ना आपको खाद्यान्न उन तक पहुंचाएगी। उसके अलावा केंद्र सरकार उपधारा 1 पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए
क्या करेगी, अपने स्वयं के अभिकरणों के माध्यम से और राज्य सरकारों तथा उनके अभिकरणों के माध्यम से केंद्रीय पूल से क्या करेगी, खाद्यान्न को उपाप्त करेगी। उपाप्त करना मतलब एक प्रकार से प्रदान करेगी। राज्यों को खाद्य आवंटित करेगी, सारे राज्य जो है उनको खाद्य आवंटित करेगी। चल भैया आप अपने अपने एरिया में बांटो करके। प्रत्येक राज्य में केंद्रीय सरकार द्वारा जो अभिहित डिपो को आवंटन के अनुसार खाद्यान्नों का परिवहन का भी उपबंध करेगी। मतलब डिपो से खाद्यान्न बंटवारा किया जाना है तो उसके लिए परिवहन की सुविधा जो ट्रक व्रक है वो लगाएगी, है ना, उसके लिए पेट्रोल वोट्रोल जो भी देना है वो लगवाएगी, सब केंद्र सरकार करेगी। राज्य सरकार को ऐसे नियमों और रीति के अनुसार जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किया जाएगा, खाद्यान्नों के अंतरराज्यिक संचालन, उठाई धराई, उचित दर दुकानों के व्यापारियों को संदत्त अतिरिक्त जो मार्जिन है उस मध्य उसके द्वारा उपगत व्यय को पूरा करने में सहायता प्रदान करेगी। कहने का तात्पर्य है जो उपधारा 4 का जो चौथा पॉइंट है घ वाला, उसमें बता रहा है कि राज्य सरकार को मान लीजिए लाने ले जाने में, उठाने धराने में, उचित मूल्य के वहां तक ले जाने में जितना भी अतिरिक्त धन लग रहा है, यानी कि जो मार्जिन लग रहा है, तो केंद्र सरकार क्या करेगी, उस व्यय को भी पूरा करेगी। मतलब राज्य सरकारों को पैसा दे देगी। तो ये सब केंद्र सरकार की बाध्यताएं हैं। उसके अलावा विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित जो आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं हैं वो भी सृजित करेगी और बनाएगी। मतलब जितना भी कोशिश किया जाएगा कि भंडारण जो है अच्छा से अच्छा हो सके। तो धारा 22 में जो केंद्र सरकार के कर्तव्य हैं, बोल सकते हो या बाध्यता, आप कुछ भी सोचोगे तो कूट वाले क्वेश्चन उसमें बन जाएंगे आपके। आते हैं धारा 23 में, केंद्र सरकार द्वारा कुछ मामलों में राज्य सरकार को निधियां उपलब्ध कराया जाना। तो इसमें क्या है, धारा 23 बताती है कि किसी राज्य को केंद्रीय पूल से खाद्यान्न की कम आपूर्ति की दशा में केंद्रीय सरकार ऐसी रीति से जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किया जाए अध्याय 2 के अधीन जो बाध्यताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को किए गए कम प्रदाय की सीमा तक निधियां उपलब्ध कराएगी। यानी कि जितना पैसा हो, जितना जो है खाद्यान्न कम भेजेगा केंद्र सरकार, उतना क्या करेगा, राज्य सरकार को पैसा दे देगा। तो हमने बताया था पहले ही कि जब हम खाद्यान्न उपलब्ध ना करा पाए तो क्या देंगे, खाद्य सुरक्षा भत्ता देंगे। तो पैसा उसके लिए भी केंद्र सरकार उपलब्ध कराती। तो ये दोनों पॉइंट 22-23 जो है हमारा अध्याय जो 8 के अधीन जो केंद्र सरकार के लिए दिए गए हैं नियम कानून, उसमें आते हैं। अध्याय 9 में जो खाद्य सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की बाध्यताएं बताती कि राज्य सरकार क्या बाध्यता रखती है। तो इसमें 24वां नंबर का धारा है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों के क्रियान्वयन और उनका मॉनिटरिंग करना। तो ये कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। वो क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग करता है, प्रदान कौन करेगा, केंद्रीय पूल से होगा। तो याद रखिएगा, राज्य की सरकारें हैं अपने राज्य में जो लक्षित हितग्राहियों की जो आपका खाद्य और सुरक्षा जो है उसको सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की जो स्कीमें हैं और जो अपनी वो स्वयं की जो स्कीमें चला रहा है उसको क्या करेगा, मार्गदर्शक सिद्धांत जो केंद्र सरकार जो है जारी करे रहते हैं उनके आधार पर क्रियान्वयन करेगा और मॉनिटरिंग करेगा। यानी कि राज्य सरकार का कर्तव्य होगा पहला क्या, कि वो जो जितना भी स्कीम चल रहा है, चाहे केंद्र चलाए, चाहे कोई भी मंत्रालय चलाए या स्वयं चलाए, सबको केंद्र सरकार के जो भी नियम कानून है या निर्देश है उनके अनुसार क्रियान्वयन भी करवाएगा, मॉनिटरिंग भी करेगा, सबके लिए उत्तरदायी होगा। लक्षित सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है उसके अधीन राज्य सरकार का क्या क्या कर्तव्य होगा, यह दूसरा पॉइंट में बता रहा है धारा 24 में। तो इसमें देखते हैं उपधारा 2 के अंतर्गत क्या क्या कर्तव्य बता रहा है। अनुसूची 1 यानी कि जिसमें कीमत बताई गई है, सीधी सीधी बात है खाद्यान्नों की। राज्य में केंद्रीय सरकार के अभिहित डिपो से खाद्यान्नों का परिधान लेना, मतलब जो भी केंद्र सरकार के डिपो है वहां से खाद्यान्न को क्या करेगा, उठाएगा। उसके बाद क्या करेगा, प्रत्येक उचित मूल्य दुकान तक, ये द्वार तक पूरा पहुंच कराएगा। उसके बाद क्या करेगा, जैसे मान लीजिए अलग अलग राज्यों में आवंटन संचालित करना है, अलग अंतरराज्यिक आवंटन, जैसे अगर आपने ज्वाइंट वाला कर लिया तो अंतरराज्यिक है वो 2 अलग अलग राज्यों में होगा, या बोल सकते हो एक प्रकार से अपने राज्य के अधीन जितना है। अगर दूसरी भाषा में समझे तो अनुसूची के 1 की कीमत के आधार पे ही केंद्र सरकार जितने डिपो में खाद्यान्न रखा हुआ है वहां से राज्य सरकार क्या करेगा, खाद्यान्न को उठाएगा, उचित मूल्य दुकान तक पहुंचाएगा और पूरे राज्य में उसका आवंटन को संचालित करेगा।
उसके बाद इसी में जो उपधारा 2 का ही ख पॉइंट है, हकदार जो व्यक्ति है उनको अनुसूची 1 में जैसे कीमत है उसके आधार पर खाद्यान्नों का वास्तविक परिदान या प्रदाय को सुनिश्चित करेगा। यानी कि पहले उठाएगा फिर क्या करेगा, उसी कीमतों पर लोगों को बांटेगा, जो किस में आएंगे, आपका हकदारियों में शामिल रहेंगे। फिर उसके बाद इसमें उपधारा 3 है, धारा 4, धारा 5, धारा 6, मतलब वही हमारे गर्भवती, शिशुवती, 14 वर्ष के कुपोषित, यही सब लोग आएंगे। उसमें पूरा पढ़ सकते हो दोबारा उसको। ये सभी हकदारियों के संबंध में जो खाद्य की अपेक्षाओं के लिए राज्य में केंद्रीय सरकार के अभी जो डिपो है वहां से पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों के लिए अनुसूची 1 में जो कीमत है उसी के आधार पर खाद्यान्नों को क्या करेगा, परिदान लेने और पूर्वोक्त धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट हकदार फायदों के वास्तविक परिदान को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा। कहने का तात्पर्य है कि राज्य सरकार ने पहले क्या किया, क्रियान्वयन किया करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, उसको कर्तव्य हमको मिल गया। दूसरा कर्तव्य क्या हो गया उसका, पहले वो सीधा डिपो से उठाया और लोगों को बांटा। फिर तीसरा उसी का है कि जितने हकदारियों के बारे में धारा 4, 5, 6 में बताया गया है उनको जान रहे हैं वो कि इसके लिए हमको बांटना है, तो वो क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा कि उनको प्राप्त हो खाद्यान्न और वो वहां तक पहुंच सुनिश्चित कर सके। आते हैं हम चौथा पॉइंट, इसी में अभी भी हम धारा 24 में ही है। अध्याय 2 के अधीन जो हकदार है व्यक्ति, उनके खाद्यान्नों और भोजन के हकदार का मात्रा न किए जाने की दशा में क्या करेगा, फिर वो खाद्य सुरक्षा भत्ता देगा। तो धारा 8 बताता है हमारा क्या, खाद्य सुरक्षा भत्ता को। तो याद रखिएगा, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अगर ये जो आपका अध्याय 2 में जितने भी हमारे हकदारी व्यक्ति हैं उनका हम खाद्य सुरक्षा नहीं सुनिश्चित कर पाए तो हम क्या देंगे, उनको खाद्य सुरक्षा भत्ता देंगे, ले भैया तू पैसा ले ले, ऐसा वाला। फिर 5वां पॉइंट है, प्रत्येक राज्य सरकार लक्षित जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दक्षतापूर्ण परिचालन के लिए कार्य करेगी। अब क्या क्या कार्य करेगी, थोड़ा इसको पढ़ते हैं। जैसे तो पहला पॉइंट है, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर ऐसे वैज्ञानिक भंडारण सुविधा का सृजन करेगी और बनाए रखेगी जो कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य खाद्य आधारित जो कल्याणकारी स्कीमें हैं उनके अधीन अपेक्षित खाद्यान्नों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त हो। मतलब प्रत्येक राज्य सरकार ब्लॉक स्तर पर, राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर क्या करेगी, भंडारण सुविधा। जैसे आप सुने होंगे ना, वेयर हाउसिंग वगैरह रहता है या भंडार गृह निगम का रहता है, ऐसा बना के रखा रहता है। क्यों करा रहता है, ताकि कोई भी स्कीम हो या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो, अगर मान लीजिए अपेक्षित हुआ खाद्यान्न कि हमको बांटना जाना है तो इसके समायोजित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे पास खाद्यान्न उपलब्ध हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक भंडारण सुविधा उपलब्ध रखेंगे। अपने खाद्य और सिविल आपूर्ति निगमों और अभिहित अभिकरणों की क्षमताओं को भी क्या करेगी, ये सुदृढ़ करेगी कि उनके जो अभिकरण है उनकी क्षमता बढ़े। आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 है, 1955 का संख्यांक क्रमांक 10 की बात कर रहा है, समय समय पर यथा संशोधित जो होते रहता है आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसके आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के सुसंगत उपबंधों के अनुसार उचित दर दुकानों के लिए संस्थागत अनुज्ञापन इंतजामों की व्यवस्था करेगी। यानी कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है और उसमें संशोधन होते रहेगा, सबको देखते हुए भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियंत्रण आदेश के अनुरूप वो जो है पूरा अनुज्ञापन का जो है इंतजाम करके रखेगी। अनुज्ञापन मतलब एक प्रकार से जो रहता है उनका पत्र, प्रपत्र वगैरह, तो पूरा इसमें आपको मिलेगा। आते हैं अध्याय 10। स्थानीय प्राधिकारी जो रहेंगे उनकी क्या बाध्यताएं हैं, पहले केंद्र का देखे, राज्य का देख लिए, अब स्थानीय प्राधिकारियों की बाध्यताएं भी देख लेते हैं। तो स्थानीय प्राधिकारियों की बाध्यताएं ये धारा 25 में आए हैं। केंद्र वाले में 2 धाराएं थी, राज्य में 1 ही धारा थी। अब स्थानीय वाला है, इसमें आते हैं धारा 25, 26, इन सब की बात हम पढ़ते हैं। अभी भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, बीच से देख रहे हो, तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बार बार सारी चीजों के लिए बोल रहे हैं, अब हम और बेटर तरीके से सारी चीजों को कराएंगे। और हाँ, एमसीक्यू भी आते रहेगा और बाकी 1 लाइनर हो गया या अलग अलग फैक्ट से रिलेटेड है, कुछ क्लासेस है वो भी यूट्यूब पे होगी। इवन हमारा जो डेमो क्लास है वो भी हो सकता है यूट्यूब पे ही हो। तो आप ये पूरे चीजों के लिए करके रखिएगा और लाइक भी करिएगा बिल्कुल। आते हैं धारा 25। स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन कैसे किया जाना है। जैसे स्थानीय जो प्राधिकारी हैं अपने अपने क्षेत्रों में अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए पहली चीज उत्तरदायी होंगे। दूसरा पॉइंट बोलता है जो हमारा ये इस पॉइंट पे, इसमें कोई
प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ही राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा स्थानीय प्राधिकारी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त उत्तरदायित्व भी सौंप सकती है। मतलब स्थानीय प्राधिकारी का काम है क्रियान्वयन के लिए जो है वो उत्तरदायी होगा अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो इसके अतिरिक्त भी उसको उत्तरदायित्व सौंप सकती है, पर उसका पुराना जो क्रियान्वयन वाला काम है उस पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव उससे नहीं पड़ेगा। आते हैं धारा 26 में स्थानीय प्राधिकारियों की कुछ बाध्यताएं होंगी, जैसे इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए तैयार की गई केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालय और विभागों को भिन्न भिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन में स्थानीय प्राधिकारी ऐसे कर्तव्य और उत्तरदायियों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होंगे जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना द्वारा सौंपे जाए। मतलब उनका काम अधिनियम का क्रियान्वयन करना तो है ही, पर उसके साथ साथ क्या करना है अधिनियम के क्रियान्वयन के साथ साथ कि अगर मान लीजिए उसको राज्य सरकार ने कोई उत्तरदायित्व सौंप दिया उसको भी देखेगा। और इनकी ये भी बाध्यता है धारा 26 के अंतर्गत कि मान लीजिए कोई भी स्कीम है जो अलग अलग सरकार द्वारा चल रहा है या कोई एजेंसी द्वारा चल रहा है उसको भी हमको जो है क्रियान्वित करवाना है, तो भी हम अधिनियम के अंतर्गत ही एक अलग से अधिसूचना जारी करके उन जो हमारे स्थानीय प्राधिकारी है उनको उत्तरदायी तो सौंप सकते हैं। तो यहाँ पे मिलता है आपका पूरा, यहाँ पे दिख जाएगा। आते हैं अध्याय 11 जो पारदर्शिता और जवाबदेही की बात करता है। इसमें आते हैं तो धारा 27 हम आ गए हैं सीधा। धारा 27 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों का प्रकटीकरण किया जाना है। इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, एक मिनट मैं एक चीज थोड़ा देख लेती हूँ, ठीक है। चलिए आते हैं तो इसमें प्रकटीकरण की बात करें तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित जो अभिलेख है ऐसी रीति से जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाए सार्वजनिक क्षेत्र में रखे जाएंगे। जैसे आपको मैंने बताया भी था कि पूरे जो लोग हैं उनका हम अभिलेखों का क्या कर देते हैं, सार्वजनिकरण कर देते हैं और जनसाधारण के निरीक्षण के लिए भी खुला रखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ताकि लोग भी उसको देख सके। धारा 28 की बात करेगा सामाजिक संपरीक्षा भी कराया जाएगा। जैसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी या ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए उचित दर दुकानों का, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का और अन्य कल्याणकारी जो स्कीमों के कार्यकरण के संबंध में बीच बीच में सामाजिक संपरीक्षा यानी कि सोशल ऑडिट जो है वो कर सकता है। ऐसी रीति से करेगा जो राज्य सरकार विहित करे रहेगा और अपने निष्कर्ष प्रचारित करवाएगा और आवश्यक कार्यवाही करेगा। मतलब पहले उस पर सोशल ऑडिट करना है करके प्रचारित भी करेगा, उस पर आवश्यक कार्यवाही भी करेगा, चाहे उचित मूल्य दुकानें हो, चाहे कोई स्कीम हो, चाहे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सभी पे संपरीक्षा किया जा सकता है। 28 का दूसरा पॉइंट है केंद्र सरकार यदि आवश्यक समझे तो सोशल ऑडिट यानी कि सामाजिक संपरीक्षा कर सकेगी या ऐसी संपरीक्षाएं करने के जो अनुभव रखने वाले स्वतंत्र अभिकरण या एजेंसी है उनके माध्यम से भी करवा सकती है वो भी ऑडिट, एक सही चल रहा है कि नहीं उनका मूड करेगा। तो धारा 29 के अधीन सतर्कता समितियों का गठन किया जाएगा। तो इसमें बता रहा है प्रत्येक राज्य सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए देखेगा कि हम जो है सतर्कता समिति का गठन कर दें। तो इसके लिए ऐसी प्रणाली में कृत्य कार्यों को जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला, ब्लॉक और उचित दर दुकानों के स्तर पर समय समय पर यथा संशोधित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 में जो यथा विनिर्दिष्ट सत्कर्ता समिति का गठन जो है कर सकेगी और ऐसे व्यक्तियों से यह समिति मिलकर बनेगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएंगे। इनमें स्थानीय प्राधिकारियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, स्त्रियों और निराश्रित व्यक्तियों या निशक्त व्यक्तियों को सम्यक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। मतलब जो धारा 29 में एक सतर्कता समिति गठित की जा सकती, क्यों? ताकि हम जो है उसका उचित क्रियान्वयन संभव कर सके और सभी की जवाबदेहिता भी सुनिश्चित करें। राज्य, जिला, ब्लॉक या स्थानीय जो उचित मूल्य दुकान की दर है, इन चारों पे स्तर पर हम समिति का गठन कर सकते हैं। समिति का गठन में किसके अधीन होगा? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन ही होगा। इसी के अधीन जो आपका सार्वजनिक वितरण के लिए जो है प्रणाली आदेश जो है नियंत्रण का 2001 में जो आया था उसी के अधीन पूरा काम होगा। राज्य सरकार जिस रीति से बोलेगी, जिस नियम से बोलेगी, पूरा काम होगा। सतर्कता समिति का गठन, अब इसमें शामिल कौन होगा? तो स्थानीय प्राधिकारी भी हो सकते हैं, ST SC का भी व्यक्ति हो सकता है, महिला भी हो सकती है, निशक्त लोग भी हो सकते हैं, निराश्रित लोग भी हो सकते हैं, सभी इसमें अपना प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। सतर्कता समिति का जो सतर्कता समिति है उसका कृत्य भी बताया गया है। यहाँ पे आपको जो है
मिल जाएगा। दूसरा में उपधारा 2 में जैसे इस अधिनियम के अधीन जो स्कीमों का क्रियान्वयन नियमित रूप से हो रहा है या नहीं, उसका पर्यवेक्षण करना भी सतर्कता समिति का कार्य होगा। अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अतिक्रमण पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचना देने का भी कार्य करेंगे ये लोग। किसी अनाचार या निधियों के दुर्विनियोग की जिनका उन्हें पता चलता है, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को जो है लिखित सूचना देके बताएंगे। यानी कि ये लोग पहले पर्यवेक्षण भी करेंगे, अगर हमको इनको दिखेगा को कोई अतिक्रमण कर रहा है नियमों का तो उसके लिए जिला शिकायत निवारण अधिकारी को बताएंगे भी सूचना देके, और या फिर किसी अनाचार या कोई भी चीज का दुर्विनियोग का पता चल रहा है तो भी वो जिला शिकायत निवारण अधिकारी को बताएंगे। कौन लोग? तो सतर्कता समिति के लोग। अब आते हैं अध्याय 12 जो खाद्य सुरक्षा अग्रसर करने के लिए उपबंध की बात करता है। तो अध्याय 12 पे हम आ चुके हैं, अभी भी हम लोग जो है। अब धारा 30 है, दूरस्थ पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा कैसे कर सकते हैं हम? तो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें इस अधिनियम के उपबंधों और विनिर्दिष्ट हकदारियों की पूर्ति के लिए स्कीमों का क्रियान्वयन करते समय कमजोर समूहों की, विशेष रूप से उनके जो दूरस्थ क्षेत्र और अन्य क्षेत्र में जहां पहुंचना कठिन है, पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में रहते हैं, उनको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देगी। कौन देगी? तो केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें। याद रखिएगा, दूरस्थ क्षेत्रों के लिए पूरा ध्यान ये देगी। ये धारा 30 बोलती है। आते हैं हम अब धारा 31 में जो खाद्य और पोषण आहार का जो संबंधी सुरक्षा को अग्रसर करने के लिए कुछ उपाय देता है, इनको भी देखते हैं। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो स्थानीय प्राधिकारी होंगे खाद्य और पोषाहार संबंधी सुरक्षा को अग्रसर करने के प्रयोजन से अनुसूची 3 में निर्दिष्ट उद्देश्यों के उत्तरोत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो अनुसूचियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन लास्ट में दिया रहता है ये। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी क्या कर सकते हैं? इनके पोषाहार संबंधी सुरक्षा को अग्रसर करने के लिए प्रयोजन कर सकते हैं जो उनको उचित लगेगा। तो आप इसको पढ़ सकते हो। अनुसूची 3 को भी वैसे मैंने ये वाला एक्ट को पहले ही डाल चुका है, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, उसमें पूरा अनुसूचियों सहित डला हुआ है, तो वहां पे भी देख सकते हो। आते हैं अध्याय 13 प्रकीर्ण, जो अंतिम अध्याय होता है। इसमें बहुत सारे हैं पर छोटे छोटे हैं। देखते हैं क्या है। जैसे 32 में क्या है? धारा 32 अन्य कल्याणकारी स्कीमें। इसमें क्या बता रहा है? इस अधिनियम के उपबंध केंद्र सरकार या राज्य सरकार को अन्य खाद्य आधारित कल्याणकारी स्कीमों को जारी रखने या विचरित करने के लिए प्रवारित नहीं करेंगे। मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार को जो है खाद्य आधारित कोई भी कल्याणकारी स्कीम है तो उसको जारी रखना है या उसको विरचित करना है, इसमें किसी भी प्रकार के लिए प्रवारित नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार अपने स्वयं के स्रोतों से इस अधिनियम के अधीन उपबंधित फायदों से उच्चतर फायदों का उपबंध करने के लिए खाद्य या पोषण आधारित योजनाएं स्कीम जारी रख सकेगी या विरचित कर सकेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो इससे बेटर और फायदा करा सकती है। तो आपको पता होगा खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए तो इस अधिनियम से पहले ही हमारे छत्तीसगढ़ ने क्या कर लिया था? अधिनियम पारित कर लिया था 2012 में। तो राज्य सरकार को पूरा इसमें छूट दिया है कि कल्याणकारी स्कीमों के लिए वो अपना स्वयं का स्रोत से, लेकिन वो केंद्र से नहीं मांग सकती इसके लिए पैसा, वो कर सकती है। उसके बाद धारा 33 में शास्तियां दी है। शास्तियां मतलब क्या? कि यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति अपना ढंग से काम नहीं कर रहा है या कोई भी चीजों में गड़बड़ी है तो हम उसको क्या क्या दंड देंगे, उन्हीं को कहा जाता है अधिनियम की भाषा में शास्तियां। तो शास्तियां देखते हैं क्या क्या है। ऐसा कोई लोक सेवक या प्राधिकारी जिसने राज्य आयोग द्वारा किसी परिवाद या अपील का विनिश्चय करते समय जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा सिफारिश किए गए अनुतोष को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के उपलब्ध करवाने में असफल रहने का या ऐसी सिफारिश की जानबूझकर अवज्ञा करने का दोषी पाया जाता है, 5,000 रुपए से अनधिक शास्ति का उत्तरदायी होगा। मतलब कोई भी लोक सेवक या अधिकारी, चाहे राज्य आयोग का हो या किसी भी अपील पर हो या जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा जो भी सिफारिश किए गए अनुतोष है उनका युक्त उनको उपलब्ध करवाने में या फिर उनके सिफारिशों को जो है ये अवज्ञा कर देता है तो क्या करेगा? 5,000 रुपए के दंड का अधिकारी होगा। 5,000 रुपए से अनधिक, मतलब उससे अधिक नहीं हो सकता। परंतु कोई शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व यथा स्थिति लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को हम क्या देंगे? सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देंगे। ऐसा नहीं कि तुरंत हम शास्ति लगा देंगे, पहले पूछेंगे बताओ भाई कारण बताओ नोटिस, तो वही है ये धारा 33 शास्तियों में। धारा 34 न्याय निर्णयन की शक्ति। राज्य आयोग धारा 33 के अधीन जो शास्ति है उसका न्याय निर्णय करने के लिए प्रयोजन के लिए अपने सदस्य को
कोई शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए संबद्ध किसी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात विहित रीति से जांच करने के लिए न्याय निर्णायक अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करेगा। इसका मतलब ये है कि जो न्याय निर्णयन की शक्ति है किसकी है, राज्य आयोग की है। यहाँ पे राज्य आयोग क्या करेगा, अगर उसको लगता है कि धारा 33 के अधीन वो जो व्यक्ति है उसको हमको दंड दिया गया है, दंड देना है या दंड अध्यारोपित करना है, मतलब शास्ति अध्यारोपित करना है, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे सदस्य को, किसी भी सदस्य को जो न्याय निर्णायक अधिकारी के रूप में कार्य कर सके, राज्य सरकार चाहे तो प्राधिकृत कर सकती है धारा 34 के अधीन। क्या करने के लिए, धारा 33 में जो भी बातें बताई गई है उस पर न्याय निर्णय करने के लिए, यानी कि उसके शास्ति के संबंध में। उसके बाद न्याय निर्णायक अधिकारी को कोई जांच करते समय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जो ऐसा साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जो न्याय निर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय वस्तु के लिए उपयोगी या संगत हो सकता है, समन करने या हाजिर करने की शक्ति होगी। मतलब जो धारा 34 की उपधारा 2 है ये बताती है कि हमको क्या करना है, न्याय निर्णयन करना है। तो न्याय निर्णायक अधिकारी क्या बोलेगा, वो किसी भी व्यक्ति से जिसको लग रहा है कि ये ऐसा साक्ष्य दे सकता है या दस्तावेज दे सकता है जो मुझे क्या कर सकता है, जांच में हेल्प कर सकता है, तो सामने वाले को बोलेगा कि आप विषय वस्तु मुझे तुरंत उपलब्ध कराओ। और ऐसी जांच करने पर उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति बिना किसी युक्तियुक्त कारण से जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर अनुतोष प्रदान करने में असफल रहा है या उसने जानबूझकर ऐसी सिफारिशों की अवज्ञा की है, तो वह ऐसी शास्ति जो धारा 33 के उपबंधों के अनुसार ठीक समझे अधिरोपित कर सकता है। अब न्याय निर्णायक अधिकारी को जो भी विषय वस्तु मिला उस पर वो जांच किया, जांच करने पे वो पाया कि संबंधित व्यक्ति जिसके खिलाफ क्या आया है, शिकायत आया है, और शिकायत आया है तो वो जिला निवारण जो शिकायत अधिकारी है उन्होंने जो भी सिफारिशें कही जाएगी या जो भी अनुतोष उन्होंने जो किया होगा, मान लीजिए व्यक्ति ने उसका क्या किया है, अवज्ञा कर दिया है, तो फिर यहाँ पे न्याय निर्णायक अधिकारी क्या करेगा, धारा 33 के अधीन जो है शास्ति को मान्य करेगा। कहने का मतलब पहले हम एक न्याय निर्णायक अधिकारी नियुक्त करेंगे। क्यों नियुक्त करेंगे, ताकि हम संबंधित व्यक्ति या अधिकारी जिनके खिलाफ जो है क्या आया है, एक प्रकार से आपका शिकायत आया है, उसका आप जांच करो। शिकायत करने के लिए वो किसी भी व्यक्ति से कोई भी दस्तावेज मंगवा लिया, आप पूरा चेक किया, उसको लगा कि हाँ इस व्यक्ति ने सच में जिला शिकायत निवारण अधिकारी की बात को नहीं माना, उनके नियम की अवज्ञा की, उनके अनुतोष को संबंधित जो पीड़ित है उसको नहीं दिया, तो फिर यहाँ पे जो न्याय निर्णायक अधिकारी है धारा 34 वाला, वो क्या बोलेगा, धारा 33 में जितना भी शास्ति है उसमें से चल इसने ये गलत किया तो मैं इस पर अधिरोपित कर सकूं, इतना उसको यहाँ पे शक्ति होगी। धारा 35 बोलता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजन की शक्ति। अब यहाँ पे देखते हैं प्रत्यायोजन क्या है। केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश, यहाँ पे निर्देश है ये, दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां, नियम बनाने की जो शक्तियों के सिवाय है, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी ऐसे अधिकारी द्वारा भी जिसे वह अधिसूचना में निर्दिष्ट करे प्रयोक्तव्य होगी। यानी कि प्रत्यायोजन के लिए जो शक्तियां हैं उनकी केंद्र सरकार की शक्तियों के बारे में बता रहा है कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्यायोजन के लिए जो है निर्देश दे सकती है, ये यही बता रहा है। अब वो किसी भी सीमाओं के अधीन रहते हुए हो सकता है, चाहे राज्य सरकार हो या कोई अधिकारी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, तो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्यायोजन करने का शक्ति रखता है। सेम राज्य सरकार भी अधिसूचना द्वारा दे सकती है ये नियम। तो ये धारा 35 है, कोई ज्यादा खास नहीं है। धारा 36 है अधिनियम का अध्यावरोही प्रभाव। अधिनियम के अधीन बनाई गई स्कीमों के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या ऐसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। मतलब जो हमारा पूरा ये अधिनियम है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, हमको लग रहा है कि इस समय कोई और जो नियम है या कानून जो ऑलरेडी चल रहे हैं या स्कीमें चल रही हैं, तो इसमें देखा जाएगा कि मतलब ये जो नियम है, ये नियम देखा जाएगा कि क्या थोड़ा बहुत प्रभाव इस पर पड़ रहा है क्या। मतलब अधिनियम के को अधीन रखते हुए हमने कोई अन्य नियम बना दिया, कोई स्कीमें लगा दी और उस पर कोई भी प्रभाव पड़ रहा है अधिनियम के कार्यवाही का, तो उसको भी देखा जाएगा। और ये बोल रहा है असंगत भी होता है मान लीजिए वो प्रभाव, तो भी हम उसको रखे रहेंगे। मतलब अध्यावरोही प्रभाव होना, अधिनियम के अधीन ही हम स्कीम बनाए हैं पर अधिनियम का थोड़ा सा हल्का असंगत प्रभाव
प्रभाव उस स्कीमों पर पड़ रहा है तो भी हम उसको प्रभाव को मान्य रखे रहेंगे, भले ये स्कीम में थोड़ा बहुत चेंजेस किया जा सकता है। धारा जो 37 है वो बताता है अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति। इसको भी देख लेते हैं। प्रकीर्ण वाले लोग जो है डायरेक्ट क्वेश्चन एक एक लाइन के ही हो सकता है, पूछ सकता है। तो धारा 37 में यदि केंद्र सरकार यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा जो अनुसूची 1, 2, 3, 4, 5 ये सब जो जितने भी अनुसूची 4 ही है फिलहाल का संशोधन कर सकेगी, या फिर क्या करेगी, संशोधन कर लिया है ऐसा समझेगा। मतलब अनुसूचियों में संशोधन करने की शक्ति धारा 37 के अंतर्गत किसको है, केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार को अगर लगेगा वो अधिसूचना द्वारा किसी भी अनुसूची में कोई भी चेंजेस कर सकती है। 1 से 4 अनुसूची 1 से 4 तक का दिया गया है। और ये भी बोला गया है कि इसके अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति उसके द्वारा जारी किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी। मतलब मान लो कोई भी अनुसूची में केंद्र सरकार ने ये जो है क्या कर दिया, धारा 37 के अधीन अनुसूचियों पे संशोधन कर दिया, तो उसके लिए संशोधन की प्रति जो है दोनों सदनों पे भी रखवाएगा वो। धारा 38 है केंद्र सरकार के निर्देश देने की शक्ति। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समय समय पर राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है जो भी वो आवश्यक समझती है, और राज्य सरकारें निर्देशों का पालन भी करेगी। धारा 39 है नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति। पहला निर्देश जारी करने की शक्ति 38, 39 में नियम बनाने की शक्ति। केंद्र सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। राज्य सरकार के परामर्श से अधिसूचना द्वारा ये नियम को जो है क्रियान्वयन करने के लिए पूरा उपबंध कर सकती है। मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार का परामर्श ले सकती है नियम बनाने के लिए और अधिसूचना द्वारा उसको प्रकाशित कर देगी। विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम क्या होंगे, किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, ये बताया गया है उपधारा 2 में। मतलब नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। राज्य सरकार से सलाह ली, अधिसूचना द्वारा बता दी। उसके बाद ये बोल रहा है कि ये जो नियम है, हो सकता है कोई पूर्वगामी नियम हो या शक्ति उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा हो, तो इस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हमको काम करना है, नियम कानून बनाना है। अब नियम में क्या क्या हो सकते हैं तो देखते हैं। धारा 4 के खंड ख के अधीन गर्भवती स्त्रियों, स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रसूति जो फायदा है उपलब्ध करवाने के संबंधित स्कीम है जिसके अंतर्गत खर्च का हिस्सा बांटना है, इसके लिए नियम बना सकती है। धारा 4, 5, 6 के अधीन जो हकदार हैं उनके अंतर्गत धारा 7 के अधीन खर्च में हिस्सा बांटना भी है, जो हम बंटवाते हैं वो सभी रहेगा। धारा 8 के अधीन अगर मान लीजिए इनको खाद्य स्कीमों के अधीन जो है खाद्य जो है नहीं बांट पाए तो क्या देंगे, खाद्य सुरक्षा की रकम, तो इसकी रीति भी कौन बताएगा, ये पूरा बता रहा है नियम कानून के अधीन। धारा 12 की उपधारा 2 के खंड ज के अधीन जो लक्षित हितग्राही को ऐसे क्षेत्र में और रीति की से उनकी खाद्यान्न हकदारियों को सुनिश्चित करने के लिए नकदी अंतरण, खाद्य कूपनों की स्कीमें या अन्य स्कीमें प्रारंभ करना, ये भी नियम बना सकती है। मतलब धारा 12 में दिया गया है कि कोई भी जो लक्षित हितग्राही है उनके संबंध में उचित मूल्य दुकानों वगैरह को नकदी अंतरण, खाद्य कूपन की सहायता देता है, तो उसके लिए भी नियम कानून बना सकती है। धारा 22 की उपधारा 4 के खंड घ के अधीन व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराने के संनियम और रीति, ये भी नियम बना सकती है। मतलब कमी पड़ गई तो क्या करेगा, राज्य सरकार को सहायता देगा। वह रीति जिनमें धारा 23 के अधीन खाद्यान्नों के कम प्रदाय की दशा में क्या करेगा, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निधियां भी उपलब्ध कराई जा सकेगी। मतलब यहाँ पे जैसे पैसा का कमी पड़ा तो जो धारा 23 का बात आता है वो यहाँ पे लागू हो जाएगा। कोई भी विषय जो विहित विहित किए गए हैं उनसे संबंधित केंद्रीय सरकार द्वारा नियम जो है इसमें उपबंध किए जा सकते हैं। मतलब नियम बनाएगा, जितने भी काम हो रहे हैं ना जो केंद्र सरकार के नियम कानून के अनुसार होते हैं सबका नियम बनाएगा, ऐसा समझ के चलना आप। उसके बाद इसमें और दिया गया है जैसे इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र सबसे पहले संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब सत्र चल रहा हो कुल 30 दिन की अवधि के भीतर रखा जाएगा। कितने दिन की अवधि के भीतर, ध्यान रखना इस पॉइंट को, 30 दिन के अवधि के भीतर रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र या 2 सत्र या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि एक साथ 30 दिन हो। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तत्पश्चात वो ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। मतलब सत्र के समय ही अगर मान लो कोई परिवर्तन का यहाँ सुझाव आ गया तो फिर उसमें परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाए कि ये नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात उसको निष्प्रभाव भी किया जा सकता है। किंतु ऐसे नियम ऐसे परिवर्तन
अपरिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले से जो की गई बात है उसकी विधि मान्यता पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब जो भी नियम केंद्र सरकार ने बनाया, संसद के दोनों सदनों में रखा, मान लीजिए किसी सदन ने, वो दोनों सदनों ने उस पर कोई परिवर्तन किया तो परिवर्तन सहित प्रभावी होगा। दोनों सदनों ने बोला कि इसको प्रभावी नहीं करना है, हमको कैंसिल करना है, तो निष्प्रभाव भी हो जाएगा। पर मान लीजिए जब वो प्रभाव में था, उसने कोई भी कार्य किया होगा तो हम उसको विधि मान्य माने जाएंगे, उन पर कोई प्रभाव नहीं, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। 40 है नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति, 39 में केंद्र की शक्ति, 40 में राज्य की शक्ति। राज्य सरकार क्या करेगा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए अधिनियम और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के संगत ये नियम बना सकेगी। पहले से जो नियम चल रहे हैं उसको देखते हुए, राज्य केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को देखते हुए ये उसको प्रतिकूल प्रभाव ना डालते हुए अपना एक नियम बनाएगी। और इस पर क्या क्या हो सकते हैं, ये धारा जो है आपका 40 है उसकी उपधारा 2 में है। जैसे धारा 10 की उपधारा 1 के अधीन जो पूर्विकता प्राप्त गृहस्थियों की पहचान के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, ये भी बना सकती है। धारा 14 के अधीन आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र, ये राज्य का काम होगा। धारा 15 की उपधारा 2 के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति भी राज्य का काम होगा, उसकी अहर्ताएं और शक्तियां। धारा 15 की उपधारा 3 के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की पद्धति, निबंधन, शर्तें भी कौन करेगा, तो राज्य ही करेगा। उसके अलावा धारा 15 की उपधारा 5 और 7 के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा शिकायतों की सुनवाई और अपीलें जो फाइल की जाने वाली नियम कानून है, रीति, समय सीमा, वो कौन करेगा, वो नियम भी राज्य बनाएगा। जो पहले आप पढ़ चुके हो ना, जहां जहां राज्य की नियम की शक्ति थी वो सब डाल सकते हो आप इसमें। धारा 16 की उपधारा 5 के अधीन राज्य आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्य, सदस्य सचिव की नियुक्ति की पद्धति, उससे संबंधी निबंधन संबंधी शर्तें, आयोग के बैठकों की प्रक्रिया, शक्तियां, सब संबंधी नियम भी राज्य सरकार बना सकेगी। धारा 16 की उपधारा 8 के अधीन राज्य आयोग के कर्मचारी वृंद की नियुक्ति की पद्धति, वेतन भत्ते और जो भी सेवा शर्तें है उसके लिए नियम बना सकेगी। जो भी रीति धारा 27 के अधीन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में अभिलेख सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में रखे जाएंगे और जनता के निरीक्षण के लिए खुले रखे जाएंगे, इससे संबंधित नियम भी बना सकती है। वह रीति जिसमें धारा 28 के अधीन उचित मूल्य दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण के लिए सामाजिक संपरीक्षा की जानी है, उसके लिए भी रीति बना सकती है, नियम बना सकती है। धारा 29 की उपधारा 1 के अधीन सत्कर्ता समितियों की संरचना भी डिसाइड कर सकती है। धारा 43 के अधीन संस्थागत तंत्र के उपयोग के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की स्कीमों या कार्यक्रम संबंधी जो रीतियां हैं वो भी बना सकती है। या कोई भी अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किए जाए या जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियमों का उपबंध किया जाना है, ये पूरा नियम बनाने की शक्ति धारा 40 के अंतर्गत किसको है, राज्य सरकार को है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट उसी धारा 40 में ही है कि इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या जारी की गई कोई भी प्रत्येक अधिसूचना और मार्गदर्शक जो सिद्धांत होंगे उसके बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र पहले क्या करेंगे, राज्य विधानमंडल में रखे जाएंगे। उनके दोनों, जहां पे दोनों सदन है वहां दोनों सदन के समक्ष इसको रखा जाएगा। और ये भी याद रखिएगा, ये पूरा जो है, जैसे अगर केंद्र बनाई तो संसद के समक्ष जैसे रखती है ना राज्यसभा और लोकसभा, वैसे अगर मान लीजिए राज्य ने नियम कानून बनाया है तो वो जैसे कई जगह विधानमंडल और विधानसभा, विधानमंडल में मतलब विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं, तो वो दोनों सदन के समक्ष रखेगी, यही बात वो बोल रहे हैं। आते हैं 41, ज्यादा धारा नहीं बचा है अब। धारा 41 में स्कीमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों आदि के लिए संक्रमणकालीन उपबंध की बात करता है। तो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान स्कीमें, मार्गदर्शक सिद्धांत, आदेश और खाद्य मानक, शिकायत निवारण तंत्र, सत्कर्ता समितियां तब तक प्रवृत्त और प्रभाव में बने रहेगी जब तक इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसी स्कीमें, मार्गदर्शक सिद्धांत, आदेश और खाद्य मानक, शिकायत निवारण तंत्र, सत्कर्ता समितियां विनिर्दिष्ट या अधिसूचित है। मतलब जब तक हम इसको अधिनियम में अधिसूचित रखे हैं, इन स्कीमों को, इन मार्गदर्शक सिद्धांतों को, आदेश, खाद्य मानक, शिकायत निवारण तंत्र या सतर्कता समितियों को जब तक अधिसूचित रखे हैं तब तक ये प्रभाव में जो है बने रहेंगे, याद रखिएगा। तो स्कीमों के लिए, मार्गदर्शक सिद्धांतों के लिए संक्रमणकालीन उपबंध यही है कि जब तक वो अधिसूचित है
तब तक ये पूरी चीजें जो है मतलब विद्यमान रहेगी। जो भी अधिनियम की प्रारंभ की तारीख से लेकर जब तक वो अधिसूचित रहेंगे तब तक पूरा प्रवृत्त बने रहेंगे। परंतु उक्त जो स्कीमें हैं, मार्गदर्शक सिद्धांत, आदेश और खाद्य मानक शिकायत निवारण तंत्र के अधीन या सतर्कता समितियों द्वारा की गई कोई बात या कोई कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थायी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। तदनुसार तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्यवाही द्वारा उसे अधिक्रांत नहीं कर दिया जाता। मतलब जितने भी स्कीमें, मार्गदर्शक सिद्धांत, आदेश, खाद्य मानक, शिकायत निवारण तंत्र, सतर्कता समिति, इनका प्रभाव तब तक है जब तक ये अधिसूचित है। इनके द्वारा किए गए कार्यवाही तब तक मान्य है जब तक उन कार्यवाहियों को जो है किसी बात या अन्य कार्यवाही द्वारा अधिक्रांत न किया जाए, मतलब उनको खत्म न कर दिया जाए। उसके बाद धारा 42 है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। तो अधिनियम में अगर कोई कठिनाइयां आती है तो पहला पॉइंट बोलता है यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए कोई कठिनाई आती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा कुछ उपबंध कर सकती है जो इस नियम में उपबंधों के असंगत ना हो, मतलब इन उपबंधों का अतिक्रमण ना करे और उनको कठिनाई में दूर करने के लिए आवश्यक हो। परंतु इस धारा के अधीन कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के 2 वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जा सकता। याद रखना, जो भी आपका कठिनाइयों को दूर करने की जो शक्ति है वो केवल 2 वर्ष तक है। 2 वर्ष तक इस पर जो है नियम कानून बनाया जा सकता है अगर कठिनाइयों को दूर करना है, उसके बाद कोई काम का नहीं है। 2 वर्ष तक पता चल जाएगा हमको कि अधिनियम में कठिनाई है या नहीं। इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश या किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा। अगर कोई सरकार, केंद्र सरकार काम कर रही है किसी चीज पर का तो संसद के प्रत्येक सदन में रखेगी, राज्य सरकार कर रही है तो विधानमंडल के प्रत्येक सदन में रखेगी। संस्थागत तंत्र का अन्य प्रयोजनों के उपयोग धारा 43 बोलता है धारा 15 और 16 के अधीन नियुक्त या गठित किए जाने वाले प्राधिकारियों की सेवाओं का उपयोग केंद्रीय सरकार की या राज्य सरकारों की ऐसी अन्य स्कीमों या कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जा सकेगा। धारा 15 और 16 के बाद किया है। उसके बाद जो है धारा 44 है अपरिहार्य घटना। मेरे ख्याल से ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है पर देख लो क्या पता आ जाए। यथास्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन हकदार किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी ऐसे दावे के लिए ऐसे युद्ध, बाढ़, सूखे, आग, चक्रवात या भूकंप की दशा के सिवाय, याद रखिएगा युद्ध, बाढ़, सूखा, आग, चक्रवात, भूकंप, ये 4-5 दशाएं दी गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 दशाएं अपरिहार्य घटना दी गई है। तो इसके सिवाय जिससे इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति को खाद्यान्न या भोजन को नियमित प्रदाय पर प्रभाव पड़ता है ये दायी होगा। मतलब केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अधिनियम के अधीन कोई भी हकदार है, ठीक है, उन्होंने कोई दावा किया है अपना कि मुझे इस चीज के लिए जो है नियमित प्रदाय ढंग से नहीं मिला है। कैसी स्थिति को छोड़कर, युद्ध, बाढ़, सूखा, आग, चक्रवात, भूकंप की दशा को छोड़कर अगर बात किया जाए नियमित प्रदाय पर प्रभाव पड़ा है तो फिर यहाँ पे जो है सरकार जो है कार्यवाहियां करेगी। परंतु केंद्र सरकार योजना आयोग के परामर्श से यह घोषित कर सकेगी कि ऐसे व्यक्ति को खाद्यान्न या भोजन के नियमित प्रदाय को प्रभावित करने वाली कोई परिस्थिति विद्यमान है अथवा नहीं। योजना आयोग के साथ ये लोग कार्य करके देखेंगे, पूरा चेक करके कि क्या अपरिहार्य घटना हुई है या नहीं उसके साथ ऐसा। बाकी निरसन और वृत्ति है, यानी कि इस अध्यादेश को निर्देशित किया गया उसके बारे में बताया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 जो था आपका, ये एक्चुअल में 5 मई को जो 2013 को ही अध्यादेश आया गया था। अधिनियम बाद में बना तो हमने इसी अध्यादेश को प्रतिस्थापित कर दिया था, तो अधिनियम को उसी दिन से लागू माना जाता है, तो निर्देशित कर दिया गया है। फिलहाल तो अध्यादेश संख्यांक 7 था ये 2013 का। ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्य या पात्र गृहस्थियों की पहचान या अर्जित या फिर कोई भी प्रकार का जो अधिकार है या हकदारी, विशेष अधिकार, बाध्यता या दायित्व है या कोई भी मार्गदर्शक सिद्धांत जो जारी किए गए हैं या फिर ऐसे अधिकार जो हकदारी, विशेषाधिकार, बाध्यता और दायित्व के संबंध में पहले से आरंभ किया गया था या संचालित या जारी किया गया था, या अन्वेषण, जांच या किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही या किसी भी अपराध के संबंध में कोई अधिरोपित जो शास्तियां है वो के बारे में समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के तत्स्थानीय उपबंधों के अधीन की गई है, अर्जित की गई है, प्रोत की गई है, उपगत की गई है, विचरित की गई है, जारी की गई है, आरंभ की गई है, संचालित की गई है, जारी रखी गई है, अध्यारोपित रखी गई है। ये पॉइंट का मतलब ये है
जो हमारा ये पॉइंट बताता है, हमारा जो आपका ये जो निरसन वाला, जो यहाँ से अगर आप पढ़ सकते हैं धारा 45 के अधीन खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश था 2013, 5 मई 2013 को ये राष्ट्रपति ने किया था। अधिनियम तो बाद में बना, पर अधिनियम जैसे लागू हुआ तो इस अध्यादेश में जो भी कार्यवाहियां हुई, कोई भी कार्यवाही कुछ भी हुई हो, वो सबको हम मान्य माने जाएंगे, वो संचालित रहेंगी, उस पर कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा।